हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम एडुटेरिया 7500 वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 29 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 28 तक का प्रैक्टिस सेट मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन करा दिया है। अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 29 का। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? किस प्रकार की कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक निम्न में से कौन थे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक निम्न में से कौन थे? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एलेक जेफरीज। एलेक जेफरीज जो है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक माने जाते हैं, एलेक जेफरीज। नेक्स्ट देखेंगे, डायस्टोल प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? डायस्टोल प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? तो ये रक्त जो है, हृदय जो है रक्त से भर जाता है। डायस्टोल प्रक्रिया के दौरान हृदय जो है ये रक्त से भर जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग जो है ये प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का प्रयोग जो है प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय या मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? मानव तंत्र में इंसुलिन जो है ये किसका मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित? ये इंसुलिन करता है। और इंसुलिन स्त्राव कहाँ से होता है? ये अग्नाशय के बीटा सेल से स्त्रावित होता है। अग्नाशय के बीटा सेल से, बीटा सेल। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सी अपचायक जो है शर्करा का उदाहरण नहीं है? कौन सी अपचायक है ये शर्करा का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, सुक्रोज। सुक्रोज जो है ये शर्करा का उदाहरण नहीं है। बाकी लैक्टोज, ग्लूकोज और माल्टोज ये शर्करा के उदाहरण, अपचायक शर्करा के उदाहरण है। नेक्स्ट है, अनावृत बीजों को, अनावृत बीजों में परागण संपन्न किसके द्वारा होता है? अनावृत बीजों में परागण जो है संपन्न किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु द्वारा। वायु द्वारा परागण होता है अनावृत बीजों में। फ्रेंड्स, वायु द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहा जाता है? तो एनिमोफिली कहा जाता है, एनिमोफिली, एनिमोफिली। ठीक है। जंतु द्वारा जो परागण होता है ये जेफिली, जेफिली होता है, जेफिली। जल द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। ठीक है। और कीट द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहा जाता है? एंटीमोफिली, एंटीमोफिली। सारे में फिली फिली जोड़ देना है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु द्वारा होता है परागण। नेक्स्ट है, कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच की संयोजक कड़ी जो होता है ये किसे माना जाता है? कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच की संयोजी कड़ी किसे माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा को कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट है, समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध कैसा होता है? समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध कैसा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है। इसका क्या कैसा होता है? व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहते हैं? किस तरंग को उष्मा तरंग कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को उष्मा तरंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विस्पंद की घटना किसमें उत्पन्न होती है? विस्पंद, विस्पंद की घटना किसमें उत्पन्न होती है? विस्पंद, बीट, बीट की घटना किसमें उत्पन्न होती है? तो ये ध्वनि में उत्पन्न होती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। विस्पंद की घटना किसमें उत्पन्न होती है? तो ये ध्वनि में उत्पन्न होती है। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 और सुमेलित करना है। तो वल्कनीकरण, वल्कनीकरण किसका हो जाएगा? रबर का हो जाता है। और भंजन जो होता है ये पेट्रोलियम का होता है। प्रगलन किसका हो जाएगा? ये तांबा का हो जाएगा। और हाइड्रोजनीकरण किससे संबंधित है? खाद्य वसा से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 2341, 2341। नेक्स्ट देखेंगे, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है?
इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है ये किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, डाइसल्फाइड बंध, डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। नेक्स्ट है फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो वायु, मृदा और जल तीनों प्रदूषित हो जाता है। डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित हो जाता है? तो वायु, जल और मृदा तीनों प्रदूषित हो जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और इसमें जलप्रपात है और ये कहाँ है, इनकी अवस्थिति दी गई है, कहाँ कहाँ है बताना है। एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात कहाँ है? ये वेनेजुएला में है। ठीक है। योसोमोटा जलप्रपात कहाँ है? ये है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में। नियाग्रा कहाँ है? यूएस और कनाडा में। और विक्टोरिया प्रपात कहाँ है? युगांडा, तंजानिया तथा केन्या में स्थित है। ठीक है, तीनों में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? जाम्बेजी नदी पे स्थित है, जाम्बेजी पे। और नियाग्रा किस पे है? सेंट लॉरेंस नदी पे स्थित है। नियाग्रा किस पे है? सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी पे स्थित है। और एंजिल प्रपात ये किस पे है? ये कैरोनी नदी पे है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कैरोनी नदी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग जो है उसको पृष्ठीय तरंग कहा जाता है? निम्न में कौन से भूकंपीय तरंग को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है? तो एल तरंग, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। एल तरंग को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? कौन सी झील जो है ये विवर्तनिक गति का परिणाम है, गतिविधि का? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा वूलर झील। वूलर झील जो है ये विवर्तनिक गतिविधि का प्राण है, टेक्टोनिक गतिविधि का। वूलर झील है कहाँ? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और ये वूलर झील जो है साउथ एशिया की, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील। नेक्स्ट है, धौलीगंगा नदी के निकट कौन सा प्रमुख पर्वत स्थित है? धौलीगंगा नदी के निकट कौन सा प्रमुख पर्वत स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदा देवी। नंदा देवी जो है ये धौलीगंगा नदी के निकट स्थित प्रमुख पर्वत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? कौन जो है मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ओवर थ्रेजिंग। ओवर थ्रेजिंग जो है ये मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। शेल्टर बेल्ट, रॉक डैम और इंटरक्रॉपिंग ये मृदा संरक्षण की विधि है। नेक्स्ट देखेंगे, जब कोई व्यक्ति किसी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है तो वह देखता है, क्या होता है? जब कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है तो क्या होता है? तो देशांतर के बीच की दूरी कमी हो जाती है, देशांतर के बीच की दूरी में कमी हो जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब कोई व्यक्ति बढ़ता है तो देशांतरों के बीच की दूरी में कमी हो जाती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस वनों को किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कांगो। कांगो देश को है जो ये वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसकी राजधानी क्या है? किंशासा, किंशासा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा जो अनुच्छेद है ये विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 28। फ्रेंड्स, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। वो अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29 और 30। ये सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है, ना विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राइट ऑप्शन सी। कौन सा अनुच्छेद जो है विदेशी नागरिक को भी अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 28। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। नेक्स्ट है, संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? संसद की जो निम्न समितियों में ये किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है, 30 होती है। और सभी लोकसभा के होते हैं। 30 किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? पथ कर और विद्युत कर किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है पथ कर एवं सूची कर। नेक्स्ट है, अस्थाई मितव्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? स्टैंडिंग इकोनॉमी कमेटी के नाम से किस समिति को जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को ये स्थायी मितव्ययता समिति के भी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है,
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, सही है। और संकल्प प्रस्ताव पर सदन की कुल संख्या कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, ये सही है। और संकल्प प्रस्ताव द्वारा सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो, ये सही है। गलत कौन सा है? राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा, ये गलत है। 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, 14 दिन। नेक्स्ट देखेंगे जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये जीवी राव समिति ने दिया था। जीवी राव समिति आया कब था? तो ये 1985 में। 1985 में यहाँ अशोक मेहता समिति है। अशोक मेहता समिति, इन्होंने द्विस्तरीय सिद्धांत दिया था, पंचायतों का द्विस्तरीय सिद्धांत दिया था। ये कब आया था? 1977 में। बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में आया था और इन्होंने त्रिस्तरीय समिति का सिद्धांत दिया था। एम सिंघवी समिति, ये कब आया था? 1986 में आया था, 1986 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए किया गया है? तो ये हल के लिए किया गया है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से है? क्षणिकवाद का संबंध किस धर्म या दर्शन से है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है क्षणिकवाद का संबंध, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्गाकार एवं आयताकार। वर्गाकार एवं आयताकार घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ से बहुत ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि यहाँ से ही सबसे पहले कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से ही। नेक्स्ट देखेंगे वैदिक सिद्धांत के अनुसार कौन गलत है? वैदिक सिद्धांत के अनुसार कौन सा ऑप्शन गलत है बताना है। तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है, यही गलत है, पहला ही गलत है, क्योंकि ब्राह्मणों की उत्पत्ति जो है ये ब्रह्मा के मुख से हुई है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मा के मुख से हुई है, ठीक है, मुख से। क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है, वैश्यों की उत्पत्ति जांघों से हुई है, और शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? चरणों से हुई है। नेक्स्ट देखेंगे अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? तो ये धम्म महामात्र का नियुक्त किया था, धम्म महामात्र का नियुक्त किया था। नेक्स्ट है सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का क्या अर्थ है? सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का क्या अर्थ है? तो उद्बुद्ध विश्व और विश्व का परित्याग, ए और बी दोनों, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़े सोने का सिक्का कौन सा था? अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था? तो ये संसब जो है अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? झंडा कांड हुआ था किस जिले में? तो भागलपुर जिले में हुआ था। ये बिहार के भागलपुर जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था। ये कब हुआ था? 1922 में। नेक्स्ट देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? उत्तरवर्ती जो है मुगल शासक, इसका वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर। नेक्स्ट है खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? लाल कुर्ती आंदोलन जो है ये किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे निम्न से कौन सा कार्य जो है 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, सही है। आर्थिक नीति का भी प्रस्ताव पारित किया गया था और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन भी किया गया था। तो राइट, तीनों सही हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1856 के आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, अवध को। 1856 के आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो अवध को मिला लिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 38वीं अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी? तो ये चितरंजन दास ने की थी। फ्रेंड्स
और भी मैंने बुक में इसका एनालाइज किया तो 38वां नहीं, ये 37वां होना चाहिए यहाँ पे। एक बार चेक कर लीजिएगा। 37वीं अधिवेशन जो कि गया में हुआ था, और ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। तो भारत के निम्नलिखित किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन। और हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम चेंज करके क्या रख कर दिया गया है, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, कलमकारी चित्रकला का संबंध जो है किससे है, कलमकारी चित्रकला का संबंध है ये दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा, ये कलमकारी चित्रकला का संबंध है इससे, कि दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा से संबंधित है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, रांची में स्थित है, रांची में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्म स्थली माना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्म स्थली माना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फ्रेंड, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मथुरा। मथुरा को भारतीय मूर्तिकला की जन्म स्थली माना जाता है। नेक्स्ट है, सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित है, कहाँ स्थित है, सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य के एक गांव को देश का पहला बायो विलेज घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के गांव को देश का पहला बायो विलेज घोषित किया गया था, किया गया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सी ट्रॉफियां फुटबॉल से संबंधित है। तो डुरंड कप, सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए में सेवा क्षेत्र के घटक कौन कौन से हैं, कौन कौन से सेवा क्षेत्र के घटक हैं, तो ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, BDE, ये सेवा क्षेत्र के घटक है। व्यापार, होटल, परिवहन, प्रसार और संचार संबंधित सेवाएं, और लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा तथा अन्य सेवाएं, और वित्तीय, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएं, ये सभी सेवा क्षेत्र के घटक हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सरकार द्वारा गिल्ड एज प्रतिभूतियों की बिक्री, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। नेक्स्ट है, कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिए गए हैं, उसको भी एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। मास्की तथा गुर्जरा जो अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है, अशोक के बारे में कहा गया है कि मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। और भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये भाब्रू अभिलेख, नोट कर लीजिएगा, भाब्रू अभिलेख। नेक्स्ट है, अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, 20वें वर्ष लुम्बिनी और 12वें वर्ष निगाली सागर गया था, 12वें वर्ष निगाली सागर, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इसने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया था, 261 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, उपगुप्त द्वारा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। नेक्स्ट है, इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख सातवां और रुमिनदेई है। सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, इसका सातवां अभिलेख है, और सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, रुमिनदेई अभिलेख। नेक्स्ट है, अशोक के समय जो है मौर्य साम्राज्य को प्रांतों की संख्या 5 थी, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5 थी। नेक्स्ट है, इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। सबसे पहला शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया गया था, किसने किया था, तो अशोक ने ही किया था। नेक्स्ट है, अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है एवं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। पहले अभिलेख में, पहले शिलालेख में किसकी निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा, और छठवें शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश जो है इसने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया, कितने वर्षों तक, 137 वर्षों तक शासन किया मौर्य वंश में। ठीक है, तो गाइस ये था आपका ये आज का डिस्कशन का क्लास। जो भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं,
प्लीज़ बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ या स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।